Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम अभी आपको पिछले कुछ एपिसोड से डिस्कस कर रहे हैं इनकम टैक्स के नए लॉ की। आइए इसी कड़ी में कुछ एक और चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए, उसको हम आपको ऐड करेंगे। तो लेट्स से वी विल स्टार्ट इट इन दिस वे कि नए साल का जो ये पहला महीना है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। दूसरे और तीसरे महीने के बाद से हमारा इमीडिएटली जो चालू होगा अप्रैल से, वो नया फाइनेंशियल ईयर होगा। तो हमें उसकी तैयारी करनी है कि नए फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। जैसे कि आपने पुराने बुक्स को क्लोज़ करना, ये सारी चीज़ें तो आपने देख लिया, वो तो अलग चीज़ है, वो ट्रेडिशनल वर्क है और वो आपको करना ही पड़ेगा। आज आते हैं उससे हटके जो नई चीज़ें हमारे को इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, जिस पर जो हमारे को नई लाइन से काम करना पड़ेगा, नया एनर्जी और एथिक्स के साथ चलना पड़ेगा, वो है हमारा इनकम टैक्स का नया नियम। इनकम टैक्स लॉ 2025 वाज इंट्रोड्यूस, जो कि फरवरी में बजट आया था और उसी समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण जी ने बता दिया था कि अगले साल यानी 1 अप्रैल से वो हमारे एक नए इनकम टैक्स के एक्ट को लेके आए। अब बात होती है कि हमारा जो पुराना एक्ट है, जो रनिंग एक्ट है, वो ऑलरेडी 1961 का एक्ट है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है और ये एक्ट करीबन 60 साल से ज़्यादा, 60 ईयर्स से ज़्यादा पुराना हो गया है। और आपको जैसे पता है कि इंडिया में हर साल कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ न कुछ अमेंडमेंट आता है, तो यहाँ भी कुछ अमेंडमेंट आए, बहुत सारे अमेंडमेंट आए। तो अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं, 60 साल के अमेंडमेंट को अगर इकट्ठा करें तो देयर आर सो मच गार्बेज इन दिस एक्ट। बहुत सारी चीज़ें ऐसा हो गया इकट्ठा जो नॉन रिलीवेंट है। तो अभी इस एक्ट इस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में जितने भी रूल्स हैं वो अराउंड 800 प्लस रूल्स थे। अब इस 800 प्लस रूल्स को एक आदमी के लिए समझ पाना बहुत टफ होता। और जो लैंग्वेज इसमें यूज़ किया गया है वो लैंग्वेज पुराने, यानी आप यूँ समझ लीजिए कि 1961 में तो ये इम्प्लीमेंट हुआ, बट इसके पहले ही था इंडियन गवर्नेंस एक्ट 1935। तो उसके बेसिस पे ये बना गया, यानी हमारे आज़ादी से पहले का जो एक्ट है उसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके इसमें चेंजेस किया गया। तो अगर इन सारे चीज़ों को देखा जाए तो आज जैन जी के ज़माने में ये सारे हो जाते हैं नॉन रिलीवेंट एक्ट। तो जैन जी के ज़माने का एक्ट अगर आना है, ऐसा चीज़ आना है जो हमारे को नए जनरेशन्स को भी ये ईज फील हो। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है, बट अब क्या करें। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें। अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है। आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का
नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ईआरपी 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ईएसआई एंड पीएफ एंड एमआईएस सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों फिर इंतजार किस चीज का है, प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है दोबारा से, और इसका नाम दिया है न्यू इनकम टैक्स लॉ 2025। जी हाँ, फ्रॉम द 1 अप्रैल 26 से ये स्टार्ट हो जाएगा, यानी अगले 2 महीने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। मकसद क्या है सरकार को इसके पीछे, ये जानना ज़रूरी है हमारे को, क्योंकि जब इस एक्ट की बात हम करते हैं तो इस एक्ट तो ऑलरेडी चल रहा है, बट इसका मकसद क्या है सरकार को, तो मैं आपको बताऊं। मकसद ये है कि इस लॉ को बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड किया जा रहा है। जैसे कि जो अभी जो एक्ट है, अगर आप करंट एक्ट के बारे में देखें तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो एक कॉमन बिजनेसमैन को समझ में आती ही नहीं। वो चीज़ें आपको या तो कंसल्टेंट से बात करनी पड़ेगी, या यूँ समझ लीजिए कि एडवाइज़र है या लीगल कंसल्टेंट है, उनसे बात करके आपको इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब देखिए, अगर ये लॉ इतना टफ हो जाए तो बिजनेसमैन का तो ज़्यादा से ज़्यादा समय उसी लॉ को मैनिपुलेट करने में या उसी के कंप्लायंसेस पूरा करने में ख़त्म हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीप्लान किया है और एक ऐसा लॉ लाया है जिसमें कि एक्ट को बिल्कुल ही बिजनेसमैन के लैंग्वेज में लेके आना चाहते हैं, सो दैट इट शुड बी वेरी मच सिंपल एज द बिजनेस। और इसके कंप्लायंसेस जो थे, जो टफ हुआ करता है, उसको हटा के उसको भी रिड्यूस कर दिया है, और जो स्पेसिफिक कंप्लायंसेस जितने चाहिए जिससे कि उसका लीगल एक्टिविटीज़ जो है कम हो जाए और ये बिजनेसमैन को उसके बिजनेस को बूस्ट करने में मदद करेगा, यानी उसके बिजनेस को इन्हेंस करेगा, उसके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेगा। सिमिलरली अगर आते हैं हम, इसका फोकस क्या होता है, तो बिजनेसमैन का जो है ना, वो एक्ट की वजह से बिजनेस प्रमोशनल होके, प्रमोटिव होके उसको एंटरप्रेन्योर्स बने। क्योंकि देखिए, हमने आपको पहले भी बताया, मेक इन इंडिया ये बड़ा एक्ट है, मेक इन इंडिया, और ये बड़ा नीड है आज के ज़माने में। अगर हमारी इकोनॉमी को ग्रो करना है और गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड के नंबर 2 और 3 लेवल की इकोनॉमी में आ जाए, तो इसके लिए हमको जॉइंट एफर्ट लगाना है, और इसलिए गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बेनिफिट दे रहा है। तो इस एक्ट के हिसाब से हमारे को बेनिफिट क्या हो रहा है, सिंप्लीफाइड हो रहा है। आइए विल डिस्कस मोर अबाउट दिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं जो फेवरेबल है और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। आपको पता है इनकम टैक्स के एक्ट में चेंज करके इन्होंने अपना जो है इनकम का थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा के 12 लाख कर दिया, और अगर आप सैलरीड हैं तो 75,000 का आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी दिया अंडर सेक्शन 16 में, जो कि यहाँ आपको बढ़ा दिए, तो ये हो गया 12,75,000। यानी जो जिसका 12 लाख या 12,75,000 तक का इनकम है उसको कोई इनकम टैक्स। अब आती बात, तो इससे क्या होता है, जो मिडिल क्लास अर्नर है, मिडिल क्लास है, उसको एक बड़ा सा अम्ब्रेला मिल जाता है अपने टैक्स को सेव करने का। अगर वो सेव करेगा अपने टैक्स का तो उसका पॉकेट मनी बढ़ेगा, एक्सपेंसेस बढ़ेगा, एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो इकोनॉमी बूस्ट होगा, ये है मकसद। तो इसलिए यहाँ पर लार्जर efficiencies, larger effort to expand, यानी परचेस पावर बढ़ेगा, और परचेस पावर अगर बढ़ा तो ऑब्वियसली इकोनॉमी क्या है, नॉन टैक्स कंप्लायंसेस या लोअर टैक्स की वजह से इस ब्रैकेट में जो पैसे आएंगे दैट कैन बी मेकिंग अ मनी कैश फ्लो इनटू द मार्केट, और यहाँ पे स्कोप ऑफ से इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस का बढ़ जाएगा। और यहाँ दो तरह के लोगों को फ़ायदा होगा कि द पीपुल्स दोज हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपुल्स, दोज हु आर हार्ड अर्निंग पीपुल्स, और उस वजह से उनको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ सरकार ने एक एक्ट लगाया है MSME एक्ट, MSME एक्ट। आप लोगों ने MSME एक्ट वैसे तो 2006 में ही आ गया था, लेकिन 2019 में इसमें कुछ चेंजेस भी लाया गवर्नमेंट ने। अब इसको थोड़ा और स्पेसिफाई कर रहा है। इसके वजह से क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो MSME के बायर हैं, नॉट एम्प्लॉयज़, जो MSME के बायर हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइन इशू किया है। क्या गाइडलाइन है? ये पहली बार किसी एक्ट में बायर्स के लिए गाइडलाइंस है। अब तक था सप्लायर के लिए, यानी जो उसके उपभोक्ता थे उसके लिए इन्होंने लॉ को चेंज किया है। तो जो कंज्यूमर है, जो बायर्स हैं, उनको कुछ गाइडलाइन इशू किया है। टाइमली रीपेमेंट का फॉर्म 16 इंट्रोड्यूस किया गया उनके लिए, और उनको बताया गया कि वो अब विद इन 15 डेज टू 45 डेज के अंदर में अपना अपने पेमेंट कर दें MSME के सप्लायर को, क्योंकि उनके पास हमेशा कैश क्रंच हो जाता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखा गया है यहाँ पे। तो ये चीज़ें भी एक प्लस पॉइंट है उनके लिए। फिर हम बात करते हैं जिसके की सुपर इनकम है। तो सुपर इनकम यानी हाई क्लास पीपुल्स को जो इनकम है वो यहाँ पे, चूँकि वहाँ सुपर इनकम के ऊपर हमारे को सरचार्जेस देना पड़ता था। ये अराउंड 12% प्लस 4% सेसेस लगा लेते, 12.5 के आसपास आता था। इतना परसेंट जो एडिशनल उनको सरचार्जेस देना पड़ता था वो भी रिड्यूस कर दिया, जिस वजह से ये सुपर हाई इनकम वाले का जो सरचार्जेस के रिड्यूस होने से इनके भी फंड्स फ्लो होंगे मार्केट में, इनसे भी अपनी पोटेंशियल बाइंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ेगा। डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलेंगे किसको? बिजनेस ओनर्स को। तो वो अपने अर्निंग को री इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे आ जाता है। मोर रिलीफ मिलेंगे इनकम टैक्स के। तो है ना ये इंपॉर्टेंट चीज़। आइए हम आपको और बताते हैं कैसे ये बेनिफिशियल होगा। तो विल कम टू हियर एंड देन आ जाते हैं लोअर कंप्लायंसेस होने की वजह से इसमें क्या कर दिया गया है, कंप्लायंसेस को लोअर कर दिया गया। यानी पहले अगर आप टैक्स के एक्ट में जाते थे तो बड़े सारे कंप्लायंसेस होते था, उस कंप्लायंसेस को कम से कम किया गया। तो लोअर कंप्लायंसेस के वजह से क्या हो गया, आपको ओल्ड एक्ट्स में जो चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ पूरे करने पड़ते थे वो आपको अब नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हम ओल्ड एक्ट की बात करते हैं
तो वहाँ पे 80C में जमा करना ज़रूरी था, 80D में आपको मेडिक्लेम का बेनिफिट लेना था। तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो ओल्ड एक्ट को भी सेलेक्ट करें या आप क्यों न्यू एक्ट पे लगाएंगे। तो न्यू एक्ट में डायरेक्टली 12 लाख तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। ओल्ड एक्ट में आपका स्लैब है 4 लाख से 8 लाख, 8 लाख से 12 लाख, इस तरह से स्लैब के हिसाब से चलेगा। तो ओल्ड एक्ट अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको 80C, 80D, 80G ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसमें बेनिफिट्स तो मिलता है लेकिन कंप्लेंसेस ज़्यादा है। आप ये सेविंग करो, वो सेविंग करो, इसमें खर्च करें, उसका रिकॉर्ड रखो, उसके रिसिप्ट रखो उसका मैनेज करो। तो यहाँ पे वो उस वजह से इसको क्या कर दिया गया, मोर सिंप्लीफाइड कर दिया गया। टैक्सेस बिकम हैज मोर सिंप्लीफाइड ओनली बिकॉज ऑफ कंप्लेंसेस रिड्यूस हो गया। और डायरेक्टली आपको एक बड़ा सा ब्रैकेट मिल जाता है 12.75 लाख तक का, जो कि आपको बेनिफिट देता है। तो इस तरह से आपने देखा इस पर्टिकुलर एक्ट्स में उनको बेनिफिट्स मिला। फिर 80C 80D के बेनिफिट्स मिले। देन वी कम्स टू यहाँ पे जो आपका LIC है या हाँ एक है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एक टर्म रहता है। तो अगर आप कैपिटल गेन का इनकम है तो यहाँ पे भी आपको पहले करीबन 1.5 लाख तक का एग्जम्पशन मिलता था, अब वो बढ़ा के 2.5 लाख का कर दिया गया। तो यहाँ भी आपको बेनिफिट्स है 2.5 लाख। तो फिर इससे क्या होता है, बिजनेस जो है आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो बिजनेस जो है वो आपका मल्टीफोल्ड इसकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ेगी, जिस वजह से जो है आप मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। सो अल्टीमेट गोल इज़ दैट सरकार चाहती है कि हम आपके पॉकेट में, सरकार चाह रही है कि वो आपके पॉकेट में टैक्स का पैसा रिफंड कर रहा है, कम ले रहा है आपसे टैक्स। बदले में आप क्या करेंगे, आपकी परचेजिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो आप मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कैश फंड का फ्लो होगा, जिस वजह से इंडियन इकोनॉमी जो है स्मूदन हो जाएगा। और ये एक लार्ज स्केल पे हम इसको एज ए होल, जो कि पैसा ब्लॉक हो जाता था कहीं ना कहीं पे उसके कंजक्शन से, उसको वाइड आउट करके सिंप्लीफाई करके इसको आम जनता तक, जनरल सिटीजन्स को लेके आना चाहते हैं। और इस वजह से क्या फ़ायदा होगा कि जो नए जनरेशन्स के जैन जी हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, उनको इसका स्कोप मिलेगा। दे कैन गो टू द से स्टार्टअप कंपनी पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं या उसका ट्रेडिंग कर सकते हैं या दूसरे लेवल पे अपने अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दैट इज़ व्हाट इज़ द मोर दिस इज नॉट यू सुनिए कि समझिए कि ये एक एम्पलीफायर है जो इंडियन इकोनॉमिक्स को बूस्ट करने में मदद करेगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हम आपको अगले कुछ सेशंस में और भी बहुत एडिशनल चीज़ें बताने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक आप ज्वाइन कीजिए हमारे एपिसोड को। अपना कमेंट लिखना मत भूलिएगा, आपका कमेंट का इंतज़ार होगा। थैंक यू।